नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आपके परिवार को एक बकेट पानी पर डे मिले तो क्या होगा। और ये एक बकेट पानी भी एक दिन मिलना बंद हो जाए तो फ्यूचर में हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के अनुसार तेज गति से बढ़ती जनसंख्या और इकोनॉमी की वजह से पानी की पर कैपिटा अवेलेबिलिटी दिन ब दिन गिरती जा रही है। और जो भी हमारे पास फ्रेश वाटर अवेलेबल हैं वह भी इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक वेस्टेज पानी में मिलने की वजह से पॉल्यूटेड हो रहे हैं, जिसके कारण ये इंसानों के लिए पीने लायक उपयोगी नहीं रहा है। The western Indian state of Maharashtra is grappling with a devastating water crisis. But scarcity. Water shortage has become a never-ending issue in an approaching global water crisis. Parts of the country that are still reeling under a drinking water crisis. Among the मतलब ये कि 209 जिलों के लोग जहर जैसा पानी पी रहे हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि पृथ्वी पर इतना सारा पानी होने के बावजूद ये पानी की किल्लत कहां से पैदा हो गई, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, पृथ्वी की सरफेस लगभग 71% पानी से घिरी हुई है, लेकिन वास्तव में इसमें से केवल 3% ही पानी हमारे लिए पीने लायक है। इस 3% में भी ज़्यादातर फ्रेश वाटर ग्लेशियर और आइस कैप्स के रूप में स्टोर है, जो इंसानों के लिए इजीली एक्सेसिबल नहीं है। और इसके अलावा रिवर्स और लेक्स के रूप में जो सरफेस वाटर अवेलेबल है वो इंसानों के लिए इजीली एक्सेसिबल है। अकॉर्डिंग टू डाटा, भारत में वर्ल्ड की 18% पॉपुलेशन है, जो कि वर्ल्ड की 2.4% टोटल सरफेस एरिया को ऑक्यूपाइज करता है और दुनिया का टोटल वाटर रिसोर्सेज में से सिर्फ 4% कंज्यूम करता है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, इंडिया लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर यूजर है। तेज गति से बढ़ रही यहाँ की इकोनॉमी और पॉपुलेशन देश की ग्राउंड वाटर रिसोर्स को तेजी से कम करती जा रही है। दोस्तों, ट्रेडिशनली इंडिया एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 2/3 आबादी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। दोस्तों, इंडिया में रूरल और अर्बन एरियाज़ में ग्राउंड वाटर को इंडिया की एग्रीकल्चर और ड्रिंकिंग वाटर पूर्ति के लिए बैकबोन माना जाता है, जो कि कंट्री की 80% आबादी की ड्रिंकिंग वाटर को आपूर्ति करता है और लगभग 2/3 इरीगेशन सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जाता है। ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन सबसे ज़्यादा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु में देखने को मिलता है। वहीं छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरला आदि स्टेट्स अपने ग्राउंड वाटर का स्मॉल पार्ट्स यूज करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो मॉडरेट रूप से अपने ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन करते हैं, जैसे गुजरात, यूपी, बिहार, त्रिपुरा और महाराष्ट्र आदि। 100 बात की एक बात दोस्तों, यदि यही ट्रेंड इसी तरह चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब हमारा ये प्रीशियस रिसोर्स एक दिन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इन नदियों, लेक्स, तालाबों का पानी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है। जब दोस्तों टॉक्सिक सब्सटेंस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, केमिकल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर वेस्टेज आदि नदियों, समुद्रों, स्ट्रीम्स, तालाबों आदि में फेंक दिया जाता है तो इन वाटर बॉडीज़ में जाकर ये सब्सटेंस घुल जाते हैं या उसमें पड़े रहते हैं, जिसके कारण ये पानी पॉल्यूटेड हो जाता है। ये टॉक्सिक मैटर्स पानी की क्वालिटी को ख़राब तो करते ही हैं, ये मानव के लिए उपयोग भी नहीं रह जाते। और कभी कभी तो दोस्तों ये पॉल्यूटेंट्स ज़मीन के रास्ते नीचे ग्राउंड वाटर में भी चले जाते हैं और उसको भी पॉल्यूटेड कर देते हैं। हमारे देश की ज़्यादातर नदियों का पानी अपर हिली एरियाज़ में, जहाँ पर जनरली पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, वहाँ पर थोड़ा वाटर क्वालिटी बेटर है, लेकिन प्लेन्स एरिया में ज़्यादातर नदियों का बुरा हाल है। इन नदियों में एग्रीकल्चर वेस्टेज जैसे फर्टिलाइजर्स, डोमेस्टिक वेस्टेज जैसे सॉलिड एंड लिक्विड वेस्टेज, कंपनियों का ज़्यादातर रासायनिक वेस्ट नदियों में मिलने के बाद पानी की गुणवत्ता को बहुत ज़्यादा बिगाड़ देता है। यमुना रिवर इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड नदी है, जो दिल्ली और इटावा के बीच में तो इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इस तरह लखनऊ स्थित गोमती नदी, हैदराबाद स्थित मूसी नदी, कानपुर और वाराणसी में स्थित गंगा नदी का काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड है। दोस्तों, अभी आपने कुछ समय पहले न्यूज़ में हेडलाइंस देखी होंगी कि उत्तराखंड के हिल टाउन जोशीमठ में लैंड सिंक हुई थी और बिल्डिंग्स में क्रैक्स देखने को मिले थे। सिमिलर फिनोमेना आपको पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, फरीदाबाद में देखने को मिल सकता है। इसका कारण है ग्राउंड वाटर तेज़ी से निकाले जाना, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर विड्रॉल पर डिपेंडेंट है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के अनुसार इन एरियाज़ में लिमिटेड मानसून रेन होने के कारण यहाँ का ग्राउंड वाटर लेवल पहले से ही कम है। इसका मतलब यह है कि जितना ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है उससे ज़्यादा निकाला जा रहा है, और कुछ सालों के बाद यदि ये ट्रेंड ऐसे ही चलता रहा तो ज़मीन के नीचे ग्राउंड वाटर ख़त्म हो जाएगा। उसके ऊपर जो ज़मीन और चट्टानों की लेयर्स है वो सिंक होना स्टार्ट हो जाएंगी। आप इसका अनुमान ऐसे लगा सकते हैं कि जब ऑयल और गैस ज़मीन से निकाली जाती है तो वहाँ पर हमें दुनिया भर में ज़मीन की लेयर्स में सिंकिंग देखने को मिली है। इसी तरह यदि ग्राउंड वाटर को भी हम पूरी तरह से निकाल लेंगे तो यहाँ पर भी हमें सिंकिंग देखने को मिल सकती है, विशेषकर नेशनल कैपिटल टेरिटरी में। अकॉर्डिंग टू सेंटिनल-1 सैटेलाइट डाटा स्टडी दिखाती है कि
2011 से लेकर 17 के बीच में नेशनल कैपिटल रीजन सिंक हुई है ऑन एवरेज 15 mm पर ईयर। ग्राउंड वाटर पॉल्यूटेड होने की वजह से ग्राउंड वाटर में हैवी टॉक्सिक मेटल्स जैसे फ्लोराइड, नाइट्रेट्स देशों के विभिन्न भागों में देखने को मिले हैं, जिनसे कैंसर जैसी तमाम बीमारियां होने का खतरा बढ़ गया है। दोस्तों, फ्रेश वाटर का पृथ्वी पर डिस्ट्रीब्यूशन रीजन और कंट्री के हिसाब से अलग अलग है। कुछ रीजन्स जैसे अमेज़न बेसिन, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में फ्रेश वाटर प्रचुर मात्रा में मौजूद है, जबकि कुछ शुष्क या कम वर्षा वाले रीजन्स में हमेशा पानी की कमी से जूझते रहते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ, इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट चेंज, इनअफेक्टेड वाटर मैनेजमेंट की वजह से सब सहारा अफ्रीका, द मिडल ईस्ट, पार्ट्स ऑफ एशिया में पानी की कमी की किल्लतों का सामना देखने को मिलता है। इसके विपरीत दोस्तों, दुनिया में ऐसी भी जगह हैं जहां पर फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। दोस्तों, जब बारिश पृथ्वी पर गिरती है तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कई तरह से होता है। कुछ भाग बारिश का तुरंत वाष्प बनकर एटमॉस्फेयर में वापस चला जाता है, कुछ भाग इसमें से पेड़ पौधों के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और कुछ समय के बाद पेड़ पौधों की पत्तियों के द्वारा ट्रांसपिरेशन के दौरान वापस एटमॉस्फेयर में भेज दिया जाता है। ज़्यादातर बारिश का पानी वाटर बॉडीज़ जैसे नदियाँ, स्ट्रीम्स के जरिए सागरों और महासागरों में बहकर चला जाता है। बारिश और बर्फ़ का कुछ भाग रिस कर ज़मीन के अंदर चला जाता है। सॉइल में और रॉक्स में जो जॉइंट्स और छिद्र होते हैं उनमें जाकर पानी स्टोर हो जाता है, जैसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। दोस्तों, किस रीजन में कितना ग्राउंड वाटर अवेलेबल है यह डिपेंड करता है उस रीजन के क्लाइमेट पर। जिस रीजन का ड्राई क्लाइमेट होता है वहाँ पर बारिश का पानी ज़्यादातर तुरंत एवोपरेट होकर एटमॉस्फेयर में चला जाता है और बहुत कम भाग नीचे ज़मीन में जाता है। जिस रीजन का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ह्यूमिड रहता है उस एरिया की सॉइल में पहले से ही मॉइस्चर होता है, जिसके कारण ज़्यादातर बारिश का पानी बहकर समुद्रों में चला जाता है। किस रीजन में कितना बारिश का पानी एब्जॉर्ब होगा वह ज़्यादातर डिपेंड करेगा उस रीजन के साल भर के सीजन के ऊपर। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात, सोइल और रॉक्स की जो बनावट की नेचर के ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि कितना रेन वाटर वो एब्जॉर्ब करती है और स्टोर कर पाती है। विशेषज्ञों के अनुसार इन नियर फ्यूचर 2040 तक ये संभव नहीं है कि हम खोए हुए 50% ग्राउंड वाटर को भी रिकवर कर लें। और यह भी पॉसिबल नहीं है कि बारिश में मान लीजिए क्लाइमेट चेंज की वजह से बढ़ोतरी होती भी है तो ग्राउंड वाटर रिकवरी की प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं सॉल्यूशंस के बारे में। दोस्तों, हम कम गुणवत्ता वाले पानी को रिसाइकिल करके उसे पुनः यूज में ले सकते हैं। जैसे सीवेज के पानी को ट्रीट करके उसे हम इंडस्ट्री में कूलिंग पर्पज़ के लिए और फायर फाइटिंग प्रैक्टिसेस में उसे हम यूज कर सकते हैं, जिससे पानी की कॉस्ट तो घटेगी, साथ में हम पानी भी बचा पाएंगे। ठीक इसी प्रकार शहरों में नहाने के बाद, बर्तन धोने के बाद, गाड़ियाँ धोने के बाद जो पानी दोस्तों हमारा वेस्ट जाता है, इस पानी को हम कनेक्ट करके अपने गार्डन में यूज कर सकते हैं। इससे हम थोड़ा थोड़ा करके पानी सेव कर सकते हैं। तमिलनाडु ने वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाना कंपलसरी है। कोई भी मकान तमिलनाडु में बिना हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के बना नहीं पाएगा। इस तरह के स्ट्रक्चर पूरे देश में बनाए जाने चाहिए। हमारी सरकारों को ऐसे कदम उठाने की ज़रूरत है जिससे सिंचाई के लिए ग्राउंड वाटर पर डिपेंडेंसी कम हो। दोस्तों, क्रॉप शिफ्टिंग के जरिए भी हम कुछ हद तक पानी सेव कर सकते हैं। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिसमें इरिगेशन में पानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, जैसे शुगर केन, चावल, गेहूँ। क्रॉप शिफ्टिंग के जरिए हम कुछ हद तक पानी सेव कर सकते हैं। दोस्तों, समय समय पर हमें अपने घरों में जो वाटर फिटिंग होती है, उनके जो टैप्स होते हैं, नल टोंटियाँ जो होती हैं, समय समय पर हमें चेक करते रहना चाहिए कहीं वो लीकेज तो नहीं है, क्योंकि लीकेज के थ्रू इंडिया में दोस्तों बहुत पानी वेस्ट होता है। तो अगर कहीं भी लीकेज है तो उसे तुरंत फिक्स कराना चाहिए। इससे भी हम पानी सेव कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी सरकारों को ये इंश्योर करना चाहिए कि जो सीवेज सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा हो। जो भी हमारे सेफ्टी टैंक्स हैं या सीवर लाइन है, उनका जो भी पानी जहाँ पर भी जो ट्रीटमेंट फैसिलिटी है जहाँ वो ट्रीट हो रहा है, वहाँ पर प्रॉपर तरीके से ट्रीट करके उस पानी को उसके बाद वाटर बॉडीज रिवर्स वगैरह में डालना चाहिए। ये नहीं है कि उसे विदाउट ट्रीट किए हुए सीवेज का पूरा पानी नदियों में डालने। सरकारों को ऐसी इंडस्ट्रीज़ पर सख्त कदम उठाने चाहिए जो अपने वेस्टेज को जो प्रॉपर तरीके से ट्रीट करके और उसे नदियों में नहीं डालते हैं, तो बिना उसको ट्रीट किए हुई नदियों में और वाटर बॉडीज में जाने देती हैं, जिससे आजकल हमारी नदियाँ पॉल्यूटेड हो रही हैं। तो इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें अपनी कम्युनिटी को एजुकेट करना चाहिए। जैसे स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, एजुकेट करना है, क्योंकि ये सरकार अकेले इस रिसोर्स को अकेले नहीं बना, इसमें कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। दोस्तों, इस प्रीशियस रिसोर्स को बचाना ये केवल सरकार का काम नहीं है,
बल्कि ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें हर एक इंडिविजुअल शामिल है। तो दोस्तों ये हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपनी नदियों को, अपने ग्राउंड वाटर को और इस प्रीशियस रिसोर्स को बचाने के लिए जो भी हमें करना, अपने स्तर पर जो कर सकते हैं वो करना चाहिए।